हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस छोटे से पर बड़े ही काम के चैनल नृत्यजीत नीट लैब में। तो आज हम लेके आए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज इस चैप्टर का हम पूरा पार्ट 1 देखेंगे एनसीईआरटी डिटेल एक्सप्लेनेशन का। तो आपका वेलकम है इस न्यू चैप्टर में। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। As you have read earlier, oxygen O2 is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. जैसा कि आपने या मतलब पहले पढ़ा हो या आपको पता ही है कि ऑक्सीजन जो है ब्रेक डाउन करता है इनडायरेक्टली सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड का। क्यों ब्रेक डाउन करता है? क्योंकि टू ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, क्योंकि एनर्जी से ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड जैसे मॉलिक्यूल्स का, और फिर उससे एनर्जी निकलती है जो वेरियस एक्टिविटीज़ में काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। जो ऊपर कैटाबॉलिक रिएक्शन दिखाई है ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक डाउन वाली रिएक्शन कैटाबॉलिक होती हैं, ब्रेक डाउन रिएक्शन एनाबॉलिक होती हैं जिसमें कुछ फॉर्म होता है। तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, इसमें एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हार्मफुल है, वो इस रिएक्शन में रिलीज होता है। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन हमें लगातार चाहिए सेल्स के लिए और CO2 लगातार उनमें से बाहर निकलती रहनी चाहिए। This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by cells is called breathing। तो ये जो प्रोसेस है जिस पे हम ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर रहे हैं, जो सेल ने CO2 निकाली है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो हम एक्सचेंज कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं और सेल के जो CO2 निकाली है उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं, इसी आदान प्रदान को कहते हैं ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो सिंपल आप देखो तो आपके जो सांस लेने की प्रक्रिया है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करना है आपको, इंस्पायर एक्सपायर करना है, तो ये आपका ब्रीथिंग है। और उसमें इंस्पायर करके एनर्जी रिलीज़ करना और CO2 वगैरह बाई प्रोडक्ट रिलीज आउट करना, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। तो आप चेक कर सकते हो अपनी चेस्ट पे अपना हाथ रख के कि आपकी चेस्ट जो है अप एंड डाउन हो रही है। यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग। और ये किसकी वजह से? ब्रीदिंग की वजह से। हाउ डू वी ब्रीथ? हम कैसे सांस लेते हैं? हाउ डू वी ब्रीथ? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब जो मैकेनिज्म है उसे हम अब इस चैप्टर में आगे डिस्क्राइब करने वाले हैं ब्रीदिंग की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो जो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो है वेरी करता है, डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स, डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या करता है, उनके रहन सहन पे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, जैसा कि आपने एनिमल किंगडम में ये पढ़ा हुआ है। तो उनके रहन सहन और उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे उनका जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है वो डिफर करता है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म एटसेट्रा exchange oxygen with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करी गई है, जैसे स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, ये जो क्या करते हैं
ये डायरेक्ट अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू बॉडी का जो गैसेज हैं उनका एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 डायरेक्ट के थ्रू करते हैं अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू। कौन कौन है? लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स। Earthworms use their moist cuticle, and insects have a network of tubes, tracheal tubes, to transport atmospheric air within the body. तो अर्थवर्म क्या करता है? अर्थवर्म भी अपनी जो मॉइस्ट क्यूटिकल, अपनी जो स्किन होती है उसका यूज़ करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। और जो इंसेक्ट होते हैं उनमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है उनकी बॉडी में। जैसे आपने कॉकरोच के बारे में पढ़ा हो, तो ये कॉकरोच होता है कुछ इस प्रकार, और उसमें यहाँ ये ऐसे करके ये 10 पेयर्स होते हैं ट्यूब्स के जो अंदर जा रहे होते हैं और रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो ऐसे करके ये कॉकरोच का वो है, और ऐसे करके कॉकरोच में जो मतलब कॉकरोच या इंसेक्ट की बात करेगी है, तो उनमें क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जिन्हें कहते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, जो क्या कराते हैं? गिल्स क्या होती है? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, वेयर वस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स। pulmonary respiration are used by the terrestrial forms for the exchange of gases। तो बताया गया है कि स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गिल्स होते हैं, जो कि ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कराते हैं। वो किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं? वो यूज़ किए जाते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स के। आर्थ्रोपोड आपने पढ़ा होंगे जिनके मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं, वो एक्वाटिक माने जलीय। तो वो और मोलस्क, इनमें क्या होते हैं? स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर जिन्हें गिल्स कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कराते हैं। ऐसे ही जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे हम हुए, और भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पर रहने वाले हैं, उनमें वस्कुलराइज्ड बैग होते हैं जिन्हें कहते हैं लंग्स। वो कराते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। Among vertebrates, fishes use gills, where amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs। हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में जो फिश हैं, वर्टिब्रेट्स जो फिश हैं वो गिल्स का यूज़ करती हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, जबकि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स। तो फिश यूज़ करती हैं गिल्स वर्टिब्रेट्स में, और एम्फीबियन आप जानते हो जो दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी और आपकी ज़मीन पर भी। और रेप्टाइल्स रेंगने वाले, और बर्ड्स आपके एयर्स हुई, और आपके मैमल्स हैं, ये सब लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो एम्फीबियन जैसे फ्रॉग की बात करेगी है, वो अपनी स्किन के द्वारा भी रेस्पायर करता है लंग्स के साथ साथ। तो इस स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips। तो हमारे जैसे अपर लिप के ऊपर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल का जो पेयर है, इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर, और इससे जब एयर एंटर करेगी तो वो नेजल चैम्बर में जो है पहुंचती है थ्रू द नेजल पैसेज। एक नेजल पैसेज के थ्रू नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज में गई, उसके बाद वो नेजल चैम्बर में पहुंचती है। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। अब जो आपका नेजल चैम्बर है वो फेरिंग्स में ओपन होता है, मतलब पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर आपकी नेज़ल पैसेज से होते हुए नेज़ल चैम्बर में गई। नेज़ल चैम्बर आपका ओपन होता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स है अ पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स एक वैसा पोर्शन है जो कि कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर की, मतलब ये आपका ये ट्यूब है, यहाँ से ये फेरिंग्स है, तो ये आपके दो रास्ते निकालेगा। एक निकालेगा आपका फूड के लिए, और एक निकालेगा आपका एयर के लिए। तो फेरिंग्स एक कॉमन चैम्बर होता है,
portion which is the common passage for food and air. The pharynx open through the larynx region into the trachea. जो pharynx है वो एक larynx region के थ्रू trachea में enter करता है. तो pharynx के बाद larynx आएगा trachea में enter करने के लिए, जो कि also called as larynx को हम sound box भी कहते हैं, वो trachea में enter करेगा. तो larynx is a cartilaginous box. larynx एक cartilaginous box है, not a bony box. It is a cartilaginous box which helps in साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स. क्योंकि वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है तो इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं. ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस. तो उसके पास ग्लॉटिस होती है, और जब हम फेरेंक्स में ग्लॉटिस होती है, वहाँ से फेरेंक्स वाली लैरिंग्स है, तो यहाँ ग्लॉटिस होती है. एक आपकी एक स्वेलिंग ग्लॉटिस है ना, ये आपकी ग्लॉटिस है, इसको कवर करती है एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस ये ग्लॉटिस है, इसको कवर करती है एपिग्लॉटिस. जब आप स्वेलो करते हो फूड को के जब आप स्वेलिंग करते हो तो ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करती है कि फूड जो है वो आपकी कहाँ ना जाए, फूड आपकी ट्रेकिया में जो है एंटर ना करे. यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स. लैरिंक्स में फूड की एंट्री को रोके. ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी. फिर उसके बाद ट्रेकिया आता है. ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करता है, which divides at the level of fifth thoracic vertebra into right and left primary bronchi. अब ये बात याद रखनी है जो आपका पहले, अब मैं इसकी वजह से रफ करता हूँ. तो ये आपका ट्रेकिया जा रहा है. यहाँ बात हो गई आपके साउंड बॉक्स की, यहाँ आपके साउंड बॉक्स की बात हो गई. और साउंड बॉक्स में यहाँ एक ग्लॉटिस है, इसमें अंदर जाने का रास्ता ये कवर होता है आपकी एपिग्लॉटिस से. ठीक है. और फिर उसके बाद ये मिड थोरेसिक कैविटी तक ये एक्सटेंड करता है स्ट्रेट ट्यूब. फिर उसके बाद डोर्सल साइड में, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम है तो उसमें रीजन होते हैं, तो उसकी जो फिफ्थ वर्टिब्रा है, मतलब यहाँ कहीं फिफ्थ वर्टिब्रा आ रही है, यहाँ पीछे डोर्सल साइड में फिफ्थ वर्टिब्रा है, उसी के जस्ट आगे के देखेंगे यहाँ, मतलब डोर्सल साइड में, और ये वेंट्रल साइड में आगे की तरफ है ये ट्रेकिया. तो वहीं ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड करती है, मतलब जहाँ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है उसी सेगमेंट पे ये जो ट्रेकिया है वो डिवाइड करेगी लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में. जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि यह ट्रेकिया जो है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में जो है आपकी डिवाइड करती है. Each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi. अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई ये निकले हैं फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर ये डिवाइड किए हुए हैं. अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई और फर्दर डिवाइड कर जाएंगे सेकेंडरी, आपकी सेकेंडरी और टर्जरी. सेकेंडरी टर्जरी ब्रोंकाई में ये ऐसा लिखा हुआ है. एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और एक थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में एंड करेंगे. द ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स. ठीक है. अब जो टर्जरी ब्रोंकाई के पास इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे उसके वो होते हैं, मतलब क्या कहती है आपकी ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, और जो आपके इनिशियली ब्रोंक्यूल्स फॉर्म होंगे वो सपोर्ट रहेंगे आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli.
तो आप क्या समझे? पहली बात कि तू टिकटॉक टिकटॉक करती है, तो इसमें बता रखा है कि आपका ट्रेकिया, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्जरी ब्रोंकाई, और टर्जरी ब्रोंकाई से जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, ये सारी चीज़ें ये सपोर्ट रहती हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये पॉइंट याद रखना है। ये ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। फिर इसके बाद जो ईच वस्कुलराइज बैग की बात करी है कि ईच जो टर्मिनल ब्रोंकियल होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। फिर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं ये नंबर ऑफ बहुत पतले, वेरी थिन, इरेगुलर वॉल्ड एंड वस्कुलराइज्ड बैग को प्रोड्यूस करते हैं जो होते हैं अल्वियोलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वियोलाई कंप्राइजेज द लंग्स। क्योंकि ये जो ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का और अल्वियोलाई का जो ब्रांचिंग नेटवर्क है, यही आपका फॉर्म करता है लंग्स को। ये आपका ऐसे इसमें ये लंग्स बने हुए हैं, ये लंग्स। इसमें ये आपकी जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, और ये ब्रोंक्यूल्स के बाद ये इनमें ये अल्वियोलाई बनी हुई है, तो ये आपका लंग्स को फॉर्म करेगा। उसके बाद बताया गया है वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड विद इन दैम। हमारे पास दो लंग्स हैं और जो कि डबल लेयर्ड प्लूरा से, मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, और इन डबल लेयर्ड प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड फील्ड है उसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। तो ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है लंग सरफेस पे, और उनमें घर्षण ना हो, उसके लिए ये फ्लूइड इसमें फिल्ड है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है आपका ऐसे होगा, इसमें एक ये आपकी ये एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, और ये आपकी ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर आपका फ्लूइड फील्ड है, प्लूरल फ्लूइड फील्ड है इसके अंदर आपका। और उसमें बताया गया है कि जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये वाली, दिस वन, ये जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये आपकी क्लोज कांटेक्ट में रहती है विद थोरेसिक लाइनिंग, क्योंकि बाहर वाली थोरेसिक लाइन के कांटेक्ट में रहेगी, और जो अंदर वाली है वो आगे लिखा हुआ है वो कांटेक्ट में रहती है आपके लंग्स के। तो ये आपकी रहती है थोरेसिक के, और ये आपके लंग्स के। होप यू अंडरस्टैंड। और नीचे ये डायग्राम शो किया हुआ है, ये समझते हैं। तो यहाँ बताया हुआ है इसके यहाँ पर एक कॉमन बॉक्स था, फेरिंग्स। फेरिंग्स एक फूड उसके लिए जा रहा है, उसमें से एक पाइप, और एक पाइप आ रहा है आपका एयर के लिए। तो इस एयर वाले पाइप में यहाँ पर ये कॉमन होता है ग्लॉटिस, इसको कवर कर रखा है आपकी एपिग्लॉटिस ने, जो कि एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जो कि फूड वगैरह को अंदर का लैरिंग्स या ट्रेकिया में जाने से रोकता है। उसके बाद ये लैरिंग्स आया, साउंड बॉक्स, उसका लैरिंग्स आता है, और लैरिंग्स के बाद आपका ट्रेकिया है। ट्रेकिया यहाँ इस सेगमेंट, इस डिवाइड कर रहा है, ये होता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में ये डिवाइड करता है। और ये इसमें से जो निकली है ये एक को ब्रोंकस कहते हैं, दो को हम प्लूरल ब्रोंकाई है। तो ये लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड करता है। उसके बाद सेकेंडरी और टर्जरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स फॉर्म होते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स अल्वियोलाई फॉर्म करते हैं। और ये आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन शो करी हुई है, इसके अंदर ये प्लूरल फ्लूइड फील्ड है, ये ब्रोंक्यूल है, ये नीचे डायफ्राम है, लंग्स, और ये कट एंड ऑफ रिब्स, ये रिब्स हैं ऐसे, मतलब ऊपर से इन्हें काट देंगे तो ऐसे ये गोल 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 नजर आ रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पेज पे।
हम्म, तो हम कहाँ चल रहे थे? तो थोरेसिक लाइनिंग से आउटर मेम्ब्रेन जो है कनेक्ट रहती है। वेयर इज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टेक्ट विद द लंग सरफेस। वो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग सरफेस से कांटेक्ट में है, और जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरेसिक लाइनिंग से कांटेक्ट में है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो पार्ट है उसे कहते हैं हम कंडक्टिंग पार्ट। वेयर इज द अल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। तो हमें यहाँ तीन चीज़ें पता चली हैं, आप देखो तो। एक तो पहली बात ये कि नॉस्ट्रिल से लेकर आपका जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो पार्ट है वो आपका कंडक्टिंग पार्ट है। एक पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ ये पता चली कि ब्रोंकाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये सब चीज़ ये सपोर्टेड रहती हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से। फिर उसके बाद हमें पता चली कि अल्वियोलाई और अल्वियोलाई की डक्ट्स फॉर्म करती हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट को, किसके? रेस्पिरेटरी सिस्टम के। उसके बाद करते हैं द कंडक्टिंग पार्ट होता है, जो कंडक्टिंग पार्ट है नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का, वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को अल्वियोलाई तक और क्लियर करता है इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाई करता है एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, और उस एयर का टेम्परेचर जो है बॉडी के टेम्परेचर के समान करता है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। और जो एक्सचेंज पार्ट है, जो रेस्पिरेटरी पार्ट है, वो आपकी एक्चुअल डिफ्यूजन साइट है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। उसके बाद पढ़ते हैं हम द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। जो लंग्स हैं आपके वो सिचुएटेड रहते हैं थोरेसिक चैम्बर में, विच इज़ एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। और जो थोरेसिक चैम्बर है वो हम एनाटॉमिकली देखें तो एक एयर टाइट चैम्बर होता है। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। डोर्सल साइड में आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है। वेंट्रल साइड में आपका स्टर्नम होता है। स्टर्नम में फ्लैट बोन है आपके चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में, आप हाथ ला के इसे महसूस कर सकते हो, बिल्कुल फ्लैट बोन होती है। और डोर्सल साइड में आपकी वर्टिब्रल कॉलम है। लेटरली रिब्स हैं थोरेसिक चैम्बर में। डोर्सल साइड में आपका वर्टिब्रल कॉलम है। वेंट्रल साइड में आपका स्टर्नम है। लेटरल बगल बगल में आपकी रिब्स हैं। एंड ऑन दी लोअर साइड, और लोअर साइड में आपका डोम शेप्ड एक गुम्बद के प्रकार का, एक गुम्बद की शेप का आपका एक डायफ्राम है। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing, so we cannot directly alter the pulmonary volume. तो उसके बता रखा है कि जो एनाटॉमिकली सेटअप है लंग्स का थोरैक्स में वो है इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, कि थोरेसिक कैविटी में कोई भी चेंज आएगा इसकी वॉल्यूम में तो वो पल्मोनरी कैविटी में भी शो होगा। मतलब आपका अगर डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपकी रिब्स वगैरह एक्सपेंड होंगी, तो क्योंकि वो एयर टाइट है तो वो जो है लंग्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा, वैसा ही सेम। और यही प्रोसेस एसेंशियल है आपकी ब्रीथिंग के लिए। सो वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। और रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स बता रखे हैं कि इसमें ब्रीदिंग होता है और जिसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। तो याद रखना है, ब्रीदिंग को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर होती है इज ड्रॉन इन और CO2 रिच एल्व्यूलर एयर इज रिलीज आउट। क्योंकि एल्व्यूलाई में तो पहले से CO2 फिल होगी, फिर जब ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजन एल्व्यूलाई में भरी जाएगी और एल्व्यूलाई से CO2 जो है रिलीज आउट करी जाएगी। डिफ्यूजन ऑफ गैस ऑक्सीजन CO2 अक्रॉस एल्व्यूलर मेम्ब्रेन। तो एल्व्यूलर मेम्ब्रेन क्योंकि एक एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी साइट है तो वहीं आपका डिफ्यूजन ऑफ गैस होगा ऑक्सीजन और CO2 का। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, और ये गैसेज हैं इनका ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के द्वारा।
डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ऑक्सीजन और CO2 का जो डिफ्यूजन होता है ब्लड और टिश्यूज के बीच में। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, इसमें ग्लूकोज या अमीनो एसिड इन सब का ब्रेक डाउन होता है, उसके लिए हमें ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना पड़ता है और रिजल्टेंट में आपका बाई प्रोडक्ट बनता है CO2। सेलुलर रेस्पिरेशन इज डेल्ट इन चैप्टर 12। चैप्टर 12 में आपका सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है। आगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या है जिसके द्वारा हम ब्रीद कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, दैट इज योर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन होता है ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, अंदर हम एयर को इंस्पायर करते हैं। एक्सपिरेशन बाय विच एल्व्यूलर एयर इज रिलीज्ड आउट, हम एल्व्यूलर एयर में जो फील्ड है उसे रिलीज्ड आउट करते हैं एक्सपिरेशन के द्वारा। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। तो जो मूवमेंट है एयर को इन और आउट करने का बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग एंड द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में हम जो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करके जो एयर है उसे इन और आउट करते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट कैसे, जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से वो लो प्रेशर की तरफ एयर जो है मूव करेगी। तो जब लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो जो हमारी एयर है वो लंग्स से जो है एटमॉस्फेयर की तरफ बाहर सराउंडिंग की तरफ मूव करती है जब यहाँ लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होता है। और जब एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ लंग्स की तरफ मूव करती है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट के बेसिस पे हम इसे देखते हैं। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंस्पिरेशन जब करते हैं, प्रेशर जो हमारे लंग्स में है जिसे हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या लंग्स का प्रेशर कम है, तो इंस्पिरेशन होगा, बाहर से जो गैसेज हैं वो अंदर आना चाहेंगी लो प्रेशर की तरफ। दैट इज देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। तो क्योंकि जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव लंग्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो लंग्स हैं उनमें प्रेशर कम है, तो हम कहेंगे देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में लंग्स में जो है नेगेटिव प्रेशर है, मतलब लेस प्रेशर है। Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher. Similarly, जब एक्सपिरेशन होता है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो लंग्स का प्रेशर है आपका वो हाई रहता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट्स आखिर बनते कैसे हैं कि अभी बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अगले पल अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट बनते कैसे हैं। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट बनते हैं आपके ड्यू टू डायफ्राम और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल होती हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स। तो जो आपकी रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं और एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल उनके नाम हैं, और आपका डायफ्राम्स ये जनरेट करते हैं ऐसे ग्रेडियंट को। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो इंस्पिरेशन आपका होता है जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन से मतलब ज़्यादातर लोग समझ बैठते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, नहीं, ये है आपके डायफ्राम की नॉर्मल शेप। ये आपके डायफ्राम की नॉर्मल शेप है। डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ऐसे होता है, मतलब नियरली स्ट्रेट होने की तरफ जाता है। तो ऐसे आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है डायफ्राम, ऐसे करके डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो पहले वॉल्यूम कुछ मानो इतना है, इतना है, इतना वॉल्यूम। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इतना इतना और हिस्सा बढ़ गया, इतना हिस्सा जो है बढ़ गया, कि नीचे तक आ गया तो इतना हिस्सा जो है आपका बढ़ गया। तो
क्योंकि जगह बढ़ गई। तो हेल्प्स इन जनरेशन इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, क्योंकि जगह बढ़ गई। अब जो वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम आपका, एक मिनट, वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर गया अंदर लंग्स के अंदर, क्योंकि डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, डायफ्राम ऐसे से डायफ्राम ऐसा हो चुका है। तो आपका वॉल्यूम जो है पहले इतनी जगह खाली थी, अब इतनी जगह और खाली हो गई नीचे तक। तो आपका जो वॉल्यूम जो है बढ़ चुका है। वॉल्यूम बढ़ गया तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, जो गैस मॉलिक्यूल है। तो आपका जो प्रेशर है वो अंदर कम हो जाएगा। तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर तो वही रहेगा, पर जो बाहर के रेस्पेक्ट में जो प्रेशर है वो हमारे लंग्स में कम हो जाएगा। तो इसलिए बाहर से गैस अंदर आना चाहिए। तो आपका जो है इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है inspiration is initiated by the contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in the anteroposterior axis। मतलब ये आपका जो वॉल्यूम बढ़ाएगा, ये आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब ऊपर नीचे आपका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा तो किसके, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स, और जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लिप्स को जो रिब्स है आपकी उनको लिफ्ट अप करेगा, उन्हें ऊपर की तरफ अप करेगा। एंड द स्टर्नम causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी आपके उससे अप करेंगी रिब्स को, और स्टर्नम कॉजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, और यहाँ जो थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। मतलब डोर्स मतलब पीछे वाली साइड, वेंट्रल मतलब आगे की साइड, इस मतलब चारों तरफ से जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रेशर आपका डिक्रीज होता जा रहा है। और प्रेशर के डिक्रीज होने से आप जो बाहर का प्रेशर रिस्पेक्टिवली एटमॉस्फेयर का वो ज़्यादा है, तो गैस जो है बाहर से अंदर एंटर करेगी लंग्स में, जैसा कि यहाँ हो रही है। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो क्योंकि ये एयर टाइट चैम्बर था, तो थोरेसिक वॉल्यूम में इंक्रीज होने के साथ साथ आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज कर चुकी है। एंड इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और इस वॉल्यूम के इंक्रीज होने के साथ जो आपका लंग्स का प्रेशर है वो डिक्रीज कर गया टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले, विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज योर इंस्पिरेशन। Relaxation of the diaphragm and the intercostal muscle returns the diaphragm and sternum to their normal position। जब रिलैक्सेशन हो जाता है तो ये अभी नॉर्मल पोजीशन में चले जाते हैं, और जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम जो है रिड्यूस कर जाता है, एंड देयर बाय उसके साथ साथ रिड्यूस करने के साथ साथ जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस करता है। ये इस प्रोसेस के द्वारा इंक्रीज हो जाता है इनटू इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर गया तो आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, कॉजिंग द एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। तो इसकी वजह से, क्योंकि अब अंदर प्रेशर ज़्यादा है बाहर के मुकाबले, तो गैस जो है अंदर से बाहर आना चाहिए, तो इसे कहेंगे हम एक्सपीरेशन। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration। हमारे पास एबिलिटी है कि हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की एबिलिटी को इंक्रीज कर सकें, मतलब और ज़्यादा एक्सपायर कर सकें और ज़्यादा इंस्पायर कर सकें विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमन। तो हमारी जो एब्डोमिनल मसल हैं उनके द्वारा हम अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की। On an average, a healthy human breathe 12 to 16 times per minute। एक एवरेज देखें तो एक हेल्दी ह्यूमन 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करता है एक मिनट में, मतलब एक मिनट में
वो 12 से 16 बार ब्रीथ करता है नॉर्मली। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पैरोमीटर। तो ये याद रखना है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, वो ब्रीदिंग मूवमेंट है, वो जो है उसका एस्टिमेट, अनुमान लगाया जाता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, स्पैरोमीटर, विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, जो कि क्लिनिकल असेसमेंट में पल्मोनरी फंक्शन के काम आता है। तो ये डायग्राम देखते हैं। यहाँ ए डायग्राम में जो आपकी रिब्स और स्टर्नम है, ये आपकी जो है रेस कर रही हैं, और रिब केज और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, तो इससे वॉल्यूम ऑफ थोरेस जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो बाहर से जो एयर है वो अंदर एंटर कर रही है। अगले में देखते हैं, यहाँ आपकी रिब्स एंड स्टर्नम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जा रही हैं, डायफ्राम भी रिलैक्स हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स जो है डिक्रीज कर रहा है, तो अंदर का प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो अंदर से एयर जो है बाहर रिलीज हो रही है। तो इसी प्रोसेस को हमने समझा, दैट इज द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। हम अगले पार्ट में, यानी पार्ट 2 ऑफ ब्रीथिंग एंड इस चैप्टर के रेस्पिरेशन के चैप्टर के पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से। So, thanks for watching this lecture. Bye bye. Take care.